दोस्तों, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब पूरे दुनिया के लिब्रांडो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिशों में लगे रहते थे कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता। उसके बाद इंटरनेट आ गया और धीरे धीरे ये सस्ता भी हो गया, इतना ज्यादा सस्ता हो गया कि पूरी दुनिया में हर कोई इससे फेमिलियर हो गया और उसी के साथ में ये नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। पर हमारे देश के लिब्रांडो अभी भी यही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सुधांशु से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहाँ जहाँ है गड़बड़ होती है वहाँ मुसलमान होते, और जहाँ मुसलमान है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे हिंसा होती है। आपने तथाकथित तथ्य कहा तो सर मैं चुनौती देता हूँ, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूँ। बोलिए क्या 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो, आख्यान वापस लेता हूं अपना। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर। हमारे आज के डिबेट में लिब्रांडो सुधांशु त्रिवेदी जी से बहस करने में लगा हुआ था कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, आप बेवजह एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसकी ऐसी तैसी कर डाली और इसके मानसिक दिवालियापन को पल भर में दुनिया के सामने लाकर रख दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। ये भारत के नेता सुधांशु जी कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद जो यूनियन कैबिनेट में नेता रहे, कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां हो सकता है आपके और हमारे भारत में। मैं कहता हूं नहीं हो सकता है सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी, भारत में तो ऐसा हुआ है, जिनको गलतफहमी हो, उस जमाने में विजुअल मीडिया का दौर नहीं था, कश्मीर में तो ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था। और अगर किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो धुबरी, बरपेटा, मालदा, मल्लापुरम वो देखते देखते गायब कैसे हो गए ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता। और सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। आज तो एक होड़ लगी हुई है ना आंखों के आगे पट्टी बांधने की। देखिए बांग्लादेश की घटना का एक बहुत साफ निष्कर्ष है। अभी हमारे प्रतिद्वंदी लोग केवल 2 साल पहले बैठ के टीवी पे बोलते थे कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट तो भारत से ज्यादा, आप कैसे कह रहे, तब हमें कहना पड़ता था उसकी इकोनॉमी हमसे बहुत छोटी है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी के इक्विवेलेंट है। बांग्लादेश में ग्रोथ रेट सबसे बेहतर थी, एक्सपोर्ट सबसे बेहतर था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे बेहतर था, और रोजगार के अवसर भी पूर्व के किसी भी दौर से कहीं बेहतर थे। उसके बावजूद ये दिन क्यों आया? मतलब बहुत साफ है कि विकास और जिसे मूल मुद्दे कहता है हमारा विपक्ष, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें कट्टरपंथी विचारधारा है। जैसे आप कितना भी अच्छा खाए पिए हो, कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कितना अच्छा नौकरी या व्यवसाय करते हैं, अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस घुस गया है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, चंद दिनों में आपको मौत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। एक लाइन और कह दूं ऐश्वर्य जी, बताइए, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तो मूलतः एक है, हमारा बायोलॉजिकल डीएनए तो एक है, फिर क्या कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी में स्थिरता नहीं है और सिर्फ भारतीय में डेमोक्रेसी में स्थिरता है? क्योंकि बायोलॉजिकल डीएनए भले ही एक हो, कल्चरल डीएनए बदल जाता है, और जिस दिन कल्चरल डीएनए बदल जाता है, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अलग हो जाते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। राहुल देव जी, योर व्यू पॉइंट। मैं सुधांशु से ये कहना चाहता हूं कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहां जहां है गड़बड़ होती है वहां मुसलमान होते हैं, और जहां मुसलमान है वहां पे लोकतंत्र नहीं है और वहां पे हिंसा होती है। क्या आप अपने देश के मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम हो ही नालायक, तुम हो ही ऐसे, और इससे क्या देश की आंतरिक एकता मजबूत होगी? क्या ये भारतीय लोकतंत्र ऐसे चलेगा कि आप एक समुदाय को, इसको अंग्रेजी में आप भी जानते हैं, इसका मतलब घेटोइजेशन, आप उसको एक वैचारिक घेटों में उसको धकेल दें। आप एक मोहल्ले के या घर के लड़के को लगातार रोज कहें कि तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो, तुम घटिया हो, तुम ऐसे हो, तो एक दिन वो तन के खड़ा हो जाता है कि अगर मैं ऐसा ही हूं तो ठीक है, मैं बन के दिखाता हूं। क्या हम ये करना चाहते हैं अपने देश में? सुधांशु जी, तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं। बोलिए। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए तथ्य मैं गलत रख रहा हूं। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका नहीं है, ये है ही नहीं। हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम वैश्विक इस्लाम की बात कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल बता दीजिए फिर क्या है। अब भारत में एक इस्लामिक संस्था बताइए जो दूसरों को जरा स्थान देती हो।
एएमयू SC ST OBC का आरक्षण खत्म, JNU जामिया मिलिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म, कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई SC ST OBC का आरक्षण खत्म, मदरसे SC ST OBC को आरक्षण नहीं। बता दीजिए सर भारत। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि भड़काना नहीं चाहिए, पर राहुल जी भड़काया किसने? हमने तो नहीं कहा कि सारे मुस्लिम खराब हैं। यह बताइए इस देश के लिए शहीद होने वाला भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के रहने वाले थे। कोई सेक्युलरिज्म के सुरमा की फोटो दिखाइएगा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे। आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके सिजदे किए हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। एक गया हो सेक्युलरिज्म का सूरमा, एक गया हो। मैं गारंटी से कहता हूं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाकर उनको सम्मानित किया। उनकी पत्नी भी थी, उनको सम्मानित किया। बुरहान वानी के नमाज जनाजा में जाते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नमाज जनाजा में एक गया हो तो बताइएगा। याकूब मेनन के लिए ही सलमान खुर्शीद ने बोला था। इन्होंने अफजल गुरु के लिए बोला, कहते अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? यूपीए की सरकार या सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? बताइए उनमें से। डॉक्टर कलाम के कलाम मेमोरियल पे कोई एक गया हो तो बताइए, एक फोटो हो गया हो तो दिखाइएगा। और यह बताइए इस देश में तो अमीर खुसरो भी हुए, जिन्होंने कहा छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के। अब्दुल रहीम खान खाना हुए, रस खान हुए, जिन्होंने कहा मानो इतना बड़ा कृष्ण भक्त कवि, एक बार कभी उसका नाम लिया गया हो तो बताइए। और मैं कहना चाहता हूं गंगा जमुनी तहजीब वर्ड कहां से आया है? दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, यानी दो समुद्रों का मिलन। उसने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में एक सामंजस्य तोड़ा। कोई शाहजहां दारा शिकोह की जयंती नहीं मनाता, उसके सर काट के जेल में बंद अपने बाप को देने वाले औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं। जब हमने उसकी बदली थी सड़क तो आ गए थे छाती पीटने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, भड़काकर अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ कभी मत खड़े हो, अपराधी और आतंकवादी के साथ खड़े हो। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पिछले 200-300 सालों में इस्लाम में नहीं हुआ, मगर वो जैसे ही आ गए वो उसके साथ हो गए। बताइए, वो भाजपाई हो गए। अब बताइए आज की डेट में मैं मुल्ला मौलवी इराम जो उलेमा और इकराम की बात नहीं कर रहा हूं, पर पॉलिटिकल क्लास में हमारे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, उसके साथ नहीं खड़ा होना है। हमें किसके साथ खड़ा होना है? कौन भड़काता है? जाकिर नायक शांति का मसीहा, इसरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, और जो 26/11 हुआ वो RSS की करतूत था। 93 के मुंबई के ब्लास्ट वो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया थी। आपने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने भड़का कर आज पूरे मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसी उत्तर प्रदेश की पहचान अब्दुल रहीम खान खाना भी है, इसी की पहचान रस खान भी है, इसी की पहचान मलिक मोहम्मद जायसी है। पर यूपी में मुसलमानों का पहचान क्या बना? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। बिल्कुल सही कहा है राहुल देव जी ने। इन लोगों ने 70 साल में मुसलमानों को वहां ले जाके खड़ा किया है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं जो इन्होंने कहा मुसलमानों से कि भाजपा को अदावत है और हमें तुमसे मोहब्बत है, जो एक लाइन में पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं मुस्लिम समाज के लिए कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। बीच में लंबे अपने भाषण में कहा था सुधांशु जी ने कि मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार किया था, तो उनको ये मालूम है कि जब पैक्ट हुआ था 1916 में लखनऊ में, तो हिंदू पक्ष के या कांग्रेस पक्ष की ओर से लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने ये स्वीकार किया था कि मुसलमानों के इलेक्टोरेट, उनके चुनाव अलग होंगे और हिंदुओं के अलग होंगे। ये किसी सामान्य आदमी ने नहीं किए थे। क्या उनको भी आप उसी तरह से कहेंगे, उनको भी वैसे ही दोष देंगे जैसा आप दे रहे हैं सबको? मैं विनम्रता से आपके तथ्य में संशोधन करना चाहता हूं और दर्शकों से कह रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन तिलक का अंतिम अधिवेशन था। वहां सिर्फ एक सदस्य के रूप में आए थे, अध्यक्ष वो नहीं थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस में के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिनकी सदारत में वह प्रस्ताव पारित हुआ। और मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं प्रस्ताव भी कैसा मजेदार था। इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी मुस्लिम क्षेत्र और गैर मुस्लिम क्षेत्र। उनको सामान्य क्षेत्र नहीं कहा गया, जैसे यह देश सिर्फ मुसलमानों का हो और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने।
तो ये तो बहुत सोची समझी बात थी। और इतना ही नहीं था, जब सेपरेट इलेक्ट्रेट मान लिए गए तो जिन्ना का हौसला बढ़ गया। उसने 1920 में कहा महात्मा गांधी को मैं महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। कांग्रेस झुक गई। इसीलिए आपने किसी मूवी में जिन्ना के मुंह से महात्मा गांधी शब्द नहीं सुना होगा, मिस्टर गांधी बोलता था। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई, उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो ये चीजें इस ढंग से, वही जैसे आज होता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते रहो, उसके बाद देश का क्या होगा वो देखा जाएगा। उस कारण से यह समस्या आती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के बहुत भारी नुकसान दुनिया में हुए हैं, देश में भी हुए हैं। और मगर वो किस सोच के साथ चलते हैं, यह आपको समझना चाहिए। मेन बात है सोच की, और सोच को बढ़ावा देने की। याद करो 2014 से पहले का हिंदुस्तान का देश, जब हमारे देश में अक्सर आतंकवाद की घटनाएं हो जाया करती थी, जब हमारे देश में अक्सर कहीं भी बम फट जाया करता था, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर ऐलान हुआ करते थे कि किसी भी अनजान चीज को ना छुएं, बम हो सकता है। और आज की डेट में महीने, 6 महीने या साल भर में कहीं बम ब्लास्ट होता है और उसके बाद उन आतंकवादियों का वो हाल कर दिया जाता है कि ये लोग सीधे 72 हुरों के पास ही दिखाई पड़ते हैं। और शायद इसी वजह से आज की डेट में हमारे देश में बम ब्लास्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।